नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हाथरस में इंटरनेशनल हाथ दंगा भड़काने वाली 100 करोड़ की साजिश का पर्दाफाश। हाथरस केस में नित नए मोड़ आ रहे हैं और इंसाफ की आड़ में दंगा भड़काने का एंगल भी सामने आया है, जिसमें जाति के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश। और ये तमाम आरोप मथुरा के माट थाने की एफआईआर में दर्ज हुए हैं। ये एफआईआर पीएफआई के 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी के संबंध में दर्ज हुई है। हाथरस में कौन कर रहा है साजिश? इंसाफ की आड़ में कौन दंगे कराना चाहता है? किसे खटक रही है यूपी की शांति? क्या है साजिश का 100 करोड़ का कनेक्शन? इस साजिश का हम एक एक कर खुलासा करेंगे। पहले चंद तस्वीरें देखिए। मुजफ्फरनगर का अतीकुर रहमान, बहराइच का मसूद अहमद, यूपी में ही रामपुर का आलम और केरल के मल्लपुरम का सिद्दीकी कप्पन। सोमवार को ये चारों मथुरा से पकड़े गए। इन चारों के पीएफआई से संबंध बताए गए। पीएफआई पर जांच बढ़ी तो सबके होश उड़ गए। हाथरस को जलाने की बड़ी साजिश थी। विदेशी पैसे से हाथरस की बोली लग चुकी थी। मथुरा के टोल प्लाजा पर जिन 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई थी कि ये चारों पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं, बकायदा उन पर जो एफआईआर हुई है उसमें यूएपीए धारा का जिक्र है। और ये वो धारा है जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर अमूमन लगाई जाती है। ये वो एफआईआर की कॉपी है और इस एफआईआर में आप देख सकते हैं कि कई तरह की गंभीर धाराएं इन लोगों पर लगाई गई हैं। दरअसल इनके पास से एक लैपटॉप, कई पैम्फलेट, पोस्टर्स आपत्तिजनक मिले हैं। उस लैपटॉप में भी दुष्प्रचार की पूरी चीजें मौजूद हैं। पुलिस ने जो पीएफआई के संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद मथुरा के थाना मांट में जो बुधवार को एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी कॉपी आज तक के पास है। एफआईआर में चारों पर संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। एफआईआर के मुताबिक जांच में पाया गया है कि चारों संदिग्ध शांति भंग करने के लिए हाथरस जा रहे थे। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर सामाजिक विद्वेष, जातिगत तनाव और देश के सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करते हुए हाथरस केस की आड़ में प्रदेश में दंगा भड़काने का कुत्सित प्रयास था। यही नहीं, कहा गया है कि लोग जातिगत आधार पर समाज में भय और दंगा भड़काने की नियत से धरना प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। एफआईआर में हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाने की आड़ में चंदा जुटाने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। एफआईआर में कहा गया कि चंदा जुटाने के लिए card.co नामक वेबसाइट बनाई गई। इस वेबसाइट का इस्तेमाल जातिगत हिंसा और दंगा भड़काने, चंदा जमा करने और तथाकथित गैंग रेप की घटना की अफवाह फैलाने के लिए किया जा रहा है। एफआईआर में गैंग रेप के साथ तथाकथित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एफआईआर में जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम वेबसाइट का जिक्र है। यूपी की पुलिस के मुताबिक साजिश बड़ी थी। इसका इशारा सीएम योगी भी कर चुके हैं और साजिश रचने वालों को कड़ी चुनौती भी दे चुके हैं। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे। पीएफआई के चारों संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद कल एक और खुलासा हुआ है। वो खुलासा है 100 करोड़ की इंटरनेशनल फंडिंग का। यूपी सरकार के सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निर्देशालय की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक जाति दंगा फैलाने के लिए पीएफआई को 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई। अकेले मॉरिशस से ही 50 करोड़ आए। आरोप है कि हाथरस में न्याय की आड़ में माहौल बिगाड़ना था। हाथरस केस के बहाने जातिगत संघर्ष का बारूद सुलगाना था। लोगों को भड़काकर जातियों के टकराव को बढ़ाना था। जातियों के टकराव को बढ़ाकर हाथरस में दंगे करवाना था। हाथरस में हिंसा होती तो पहले पश्चिमी यूपी, फिर पूरा यूपी इसकी चपेट में आ जाता। फिर वही दिखता जो दिल्ली में दिखा था, जो बेंगलुरु में दिखा था। फिर वही दिखता जो सीएए प्रोटेस्ट के नाम पर यूपी में भी नजर आया था। पीएफआई के गिरफ्तार चारों आरोपियों को कल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपों और एक्शन पर पीएफआई की सफाई भी देखिए। The UP government is coming up with all cooked up conspiracy theories and trying to link Popular Front of India. This is not the first time they have tried to link Popular Front, but even previously they have done, and they have failed miserably in the court. So Popular Front of India strongly condemns this attempt, and again the UP government says that there is an attempt to defame Yogi and the UP government. So I would like to say there is nothing left to defame. The entire world knows that there is no need to defame the government because they have been ashamed. They have been ashamed all over the world.
लेकिन पीएफआई पर सवार इसलिए भी है क्योंकि बार बार हिंसा के मामलों में इसी संगठन का नाम सामने आता है और इसे बैन करने की मांग भी उठती रही है। हाथरस से श्वेता सिंह, लखनऊ से कुमार अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। हाथरस मामले में आज एक और मोड़ आया है। दरअसल आरोपियों ने हाथरस के एसपी को चिट्ठी लिखकर खुद को निर्दोष बताया। आरोपियों का परिवार भी गलत तरीके से केस में फंसाने का लगातार आरोप लगा रहा है। रोजाना करते हो तो ऐसे 8-9 महीना है गए हुए तो करते, और 7 बजे जाते 12 बजे घर आते। बात है 14 तारीख की, और जो बालक लिखाए हमारे 22 तारीख को, और जो 3 नाम बढ़ाए। इस चिट्ठी को गौर से देखिए। हाथरस के एसपी को चिट्ठी भेजी है गैंगरेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संदीप ने। 7 अक्टूबर को भेजी गई चिट्ठी में संदीप के साथ बाकी 3 आरोपियों के दस्तखत भी हैं। चिट्ठी में आरोपियों ने उस रोज का पूरा घटनाक्रम बयान किया है और पीड़िता की हत्या के लिए उसके परिवार पर ही उंगली उठाई है। आरोपी ने चिट्ठी में लिखा है, पीड़िता से मेरी दोस्ती थी। पीड़िता से फोन पर बात होती थी। पीड़िता के घर वालों को हमारी दोस्ती पसंद नहीं थी। वारदात के दिन पीड़िता से मुलाकात हुई थी। उसकी मां भाई के कहने पर घर लौट आया था। बाद में पता चला कि पीड़िता को मां भाई ने पीटा। मुझे और 3 अन्य को झूठे आरोप में फंसाया गया। हम लोग निर्दोष हैं, न्याय चाहिए। मैं इस वक्त आरोपी लवकुश के घर में मौजूद हूं, जो जेल से ये चिट्ठी लिखी गई है और ये चिट्ठी एसपी के पास भेजी गई है। इस चिट्ठी में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो आरोपी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी गुनाह नहीं किया है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग निर्दोष हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो पीड़िता है उसकी मां और भाई की तरफ से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी की चिट्ठी आने के बाद आज तक उन आरोपियों के घर पहुंचा जो 19 साल की लड़की से गैंगरेप और दरिंदगी के केस में इस वक्त जेल में है। आरोपी लवकुश की मां ने बेटे को निर्दोष बताते हुए चिट्ठी में लिखी गई बातों को सही करार दिया। मेरे पास मेरा लवकुश तो मेरे पास था। रामू अब उस वक्त पे चिलर पे काम कर रहा था। रवि है उसके अपनी औरत के साथ चारा काट रहा था खेत में, और वो संदीप है वो अपनी गाय को पानी पिला रहा था। अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, हमारे चेलों से हमें तो कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। मैं तो इतना मुझे जानती हूँ, मेरे बेटे निर्दोष हैं। मैं सरकार से ये निवेदन कर रही हूँ कि जैसे मेरे बेटों को ले गए कहाँ, मुझसे सरकार न्याय दे के मेरे बेटों को वापस दे। मेरे बेटों ने तो पानी ही पिलाया है, मेरे बेटों ने कुछ नहीं मुझे पता कि क्या हुआ। आरोपी की मां के मुताबिक लवकुश उस वक्त घर पर चारा काट रहा था। उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे तो बच्चे निर्दोष हैं। लवकुश मेरे पास था। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे पास लवकुश, मैं और मेरा लवकुश बेटा चारा काट रहे थे अपने खेत में। जिस वक्त पे हमने तो जब सुना है सब लोग भागे हैं, वहाँ पे हम पहुंचे अपने बेटे को लेकर। मैंने अपने बेटे से बोला है, बेटा जब तुम से आ रही है पानी के लिए तो मैंने तू किसी से पानी लिया। मेरा बेटा सड़क पे गया है, वहाँ से पहुंचते लिया, उसने बरा से पानी लेके उसकी माँ के हाथ में दिया है, भाभी लो इसे पानी पिला दो बेटी। आज तक ने इस केस के 2 अन्य आरोपियों की माओं से भी बात की है। एक आरोपी की मां का कहना है कि वो संदीप के बारे में तो नहीं जानती। संदीप के बारे में तो हम कुछ ना जानते, लेकिन उनका बेटा उस वक्त मौका वारदात पर था ही नहीं। संदीप के बारे में तो हम कुछ ना जानते, तो मिलवे गयो है या ना गयो, कोई बात होती या ना होती, क्यों कि हमें ना हमने देखो और ना हमें पता हो। माओ खिलर पे हो। रामू मारो 7 बजे गए हो, 12 बजे घर आए हो। रामू चिलर पर गए थे, डेयरी जो है वहाँ पर काम करते हो, और रोजाना करते हो तो ऐसे 8-9 महीना है गए हुए तो करते, और 7 बजे जाते 12 बजे घर आते, और फिर शाम को जाते। और कोई ना बड़को तो वही पेट पालन कर रहा है, वो माँ देख ले जाएगा, माँ जानकारी कर ले पूरी। और कोई बात जो झूठा इल्जाम लगाया हो तो जे के दोषी हो तो सजा दे। केस में एक अन्य आरोपी रवि की मां का भी यही कहना है। यार पानी प्यारो मेरा बेटा,
और जो तब पीछे थे जी बात है 14 तारीख की, और जो बालक लिखाए हमारे 22 तारीख को, और जो 3 नाम बढ़ाए और 19 बढ़ाए जो दलील को कहते वे आई गाते ने हमने जो आरोप लगाया वो बालक ने झूठो सांची मेरे बेटे ने बची। गैंगरेप और दरिंदगी के आरोपों से शुरू हुआ हाथरस केस नए मोड़ ले चुका है। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, शुरुआती बयान और पीड़िता के भाई की कॉल डिटेल सामने आने के बाद अब आरोपी पक्ष खुलकर अपनी बेगुनाही के लिए सामने आ चुका है। यहाँ तक कि आरोपियों के समर्थन में इलाके में पंचायतें भी हो चुकी हैं। ऐसे में सारी निगाहें SIT पर टिकी है कि 16 अक्टूबर को वो किस नतीजे के साथ सामने आएगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक और हाथरस से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इस चिट्ठी पर आरोपियों के घर वालों का क्या कुछ कहना है ये आपने इस रिपोर्ट में सुना, लेकिन तफसील से अब आपको सुना देते हैं कि दरअसल आरोपी पक्ष अब क्या कुछ कह रहा है अपनी सफाई में। उन्होंने जेल से चिट्ठी लिखा है और उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, उनके भाई और माँ ने सब किया। अरे कई खाए होता तो डराती तो मैं खेत में तराचे दे तो हाँ, वो बहुत भकभकी आ रही है, वो बहुत भकभकी आ रही है। खोज मिटे तू चो बांध के धार डाल गए माँ, मैं घास कड़ी दूर में घास खोद रही, मैं तो किच्चत फैली हूँ, मैं तो बेहोश है कि खूनों को चढ़े देख के मैं प्यास के मरी जाऊँ। मेरी लोड़िया प्यासी का भैया तू घास डाल जाए के, मैं कहा भैया तू घास डाल के बोतल में पानी भरी लेगी, मैं प्यासी मम्मी प्यासी है मेरे बेटा तू डाल जाए के, तब बिजली आ गई है, पानी पे आवे लग गो छोरा तो टाइम तो लगाते भैंस 8-10 पौधे तो टाइम तो लगेगी तो लो 1 घंटा आगे में लली स्वतंत्र तो आ रहा ना मम्मी न करो खुदले से घर को चलो प्यास लगे में हाँ बेटा मैं न करो खुदले से घर को चली है। और जब कब के जान छिपे बाव में बैठे मोर ऐसी साल होती तब बेटी भैया काय भी छोड़ती मैं संग रहती। लेकिन फोन कॉल जो डिटेल है उसमें पता चल रहा कि आप लोगों की बातचीत होती। मेरी नौरिया नंबर तक नहीं, खाली घर में मेरी बहू पड़ी हुई है, बस कोई पढ़ो लिखो ना है, गुंडा नंबर जानते मैं खुदा ना जानते, मैं खुदा ना जानते क्यों का कौन नंदन को या हमारी नंदो ने कौन सा फोन आ जाता कहो तो क्या भाभी बच के देखी जो कौन को फोन बेग उठा के देती तब ससुर बात करवाती और मोल करवाती दीदी का फोन। ये बात कोई न कोई तो कर रहा होगा इस तरीके की, अब सवाल सब बना के बात कही जा रही है कि मैं बाल खाने की जान बच जाए, हमें कड़ी खाने तो कोई सम्मत है नहीं है, हमें कोई मतलब है नहीं है ऐसा नहीं मैंने कड़ी खाने का जूती के नीचे रखा था ऐसा। हाथरस के बाद पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे, जहां पर एक बार फिर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई सड़क पर आ गई है। दरअसल कोलकाता में बीजेपी समर्थक और पुलिस के बीच इस वक्त जबरदस्त भिड़ंत चल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है, कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी इस्तेमाल किए गए हैं, ये भी कहा जा रहा है। तो ये संघर्ष दरअसल खूनी हो चला है और तस्वीरें इस बात को साफ तौर पर बयां कर रही हैं। कार्यकर्ता सचिवालय मार्च पर उतरे तो पुलिस ने उनका रास्ता रोका और इस सनातनी में पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, पानी की बौछार भी की गई। ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर कई लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, लाठी से मारकर देखिए पत्थर मारे जा रहे हैं। उधर से एक पत्थर आया और पुलिस की तरफ लगा, तो वहीं दूसरी ओर बार बार एक और सेंट्रल फोर्सेस की सुरक्षा, तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता पुलिस और राज्य पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है। आंसू गैस के गोले, तो वहीं साथ ही साथ वाटर कैनन, जल कमान के साथ साथ उत्तेजना है जहां एक और भाजपा के कार्यकर्ताओं में, तो वहीं लगातार पुलिस की तरफ से कवायद कि हर संभव प्रयास किया जा सके इस अभियान को विफल बनाने का। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मिदनापुर के दौरे पर हैं और जवानों को जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है उसे भी बंद कर दिया गया। देखिए किस तरह से लाठियां बाजी जा रही है, तो वहीं साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन में बैठ गए हैं नेता। बार बार ये कहा गया था कि हम अहिंसात्मक ढंग से विरोध प्रदर्शन करेंगे, नहीं उठेंगे, आगे भले ही ना बढ़ने दिया जाए, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा की घटना या वारदात नहीं करेंगे। घंटों बैठने की जरूरत पड़े तो वो भी करेंगे। और ऐसी बीच में विरोध प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में राजनीति का ये नया चेहरा जारी है। कैमरा पर्सन दावत बेरी के साथ मनोज लोईवाल, कोलकाता, आज तक।
तो रिपोर्ट में साफ तौर पर मनोगिया ये जानकारी देते हुए कि दरअसल ये बीजेपी कार्यकर्ता सचिवालय की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन सचिवालय बंद होने का हवाला दिया गया। ये कहा गया कि सैनिटाइजेशन का काम वहां पर चल रहा है, जिसके चलते इसे बंद किया गया है। लेकिन इस बीच ये देखिए आगजनी की तस्वीरें वहां कोलकाता से आ रही हैं और ये संघर्ष दरअसल अब पुलिस वर्सेस बीजेपी कार्यकर्ताओं का हो गया है। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, वहां पर हल्ला बोल इस वक्त भी जारी है और स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। इस प्रदर्शन में कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। सचिवालय तक ये जो बीजेपी का मार्च होना था, इसे बीच में ही रोका गया है, पूरा नहीं होने दिया गया और कार्यकर्ताओं को दरअसल लाठी डंडों के सहारे खदेड़ दिया गया। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ ये सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे और इनका कहना था कि यहाँ पर तानाशाही दरअसल टीएमसी सरकार की चल रही है और इसी तानाशाही का हम विरोध करते हैं। रुकना हुआ यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।